लिम्बाले जी के लेखन की एक खास विशेषता है कि वे नई नई उपमाएं गढ़ते हैं। सिर्फ गढ़ते ही नहीं, उन्हें साहित्य में प्रतिष्ठित भी करवाते हैं। ये उपमाएं जिन्हें कभी साहित्य में स्थान नहीं दिया गया, ये उनकी लेखनी की विशेषताएं हैं। और वे अपनी कहानियों के जरिए ऐसी सच्चाइयों से रूबरू कराते हैं जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार युवकों के सामने हैं आज। इन्हीं सच्चाइयों ने शायद इन्हीं घुटना टेक संस्कृति को बढ़ावा दिया है। लेकिन जो लोग खुददार हैं, उनके सामने आज भी ये समस्या खड़ी है, जिसके लिए ना तो किसी प्रकार का कोई जन आंदोलन होता है और ना ही कुछ और उपक्रम किए जाते हैं, ना तो लड़ने वाले के साथ ही कोई खड़ा होता है। यहाँ पर बहुत लोग हम पर आरोप लगाते हैं कि एक बढ़िया नौकरी है, घर मिल गया है, तो भाषण करना बहुत अच्छा लगता है। लेकिन मेरे भाई, बहुत सारे लोग हैं जिनको ये सारी फैसिलिटीज मिली हैं, लेकिन उनके मुंह से आवाज फिर क्यों नहीं निकलती? यदि आप किसी पर उंगली उठाते हैं तो आपको भी उससे पहले कुछ प्रश्नों का जवाब देना होगा। आप इस तरह बचकर निकल नहीं सकते। जो बोलता है उसी की बोलती सब बंद करने में लगे रहते हैं कि अच्छी सैलरी है, सेटल हो गए हैं, इसीलिए इतना बोलते हैं। इसीलिए बोलते हैं तो बाकी जिनको मिला है वो क्यों नहीं बोलते? आज जिस कहानी का पाठन मैं आप लोगों के लिए यहाँ इस मंच से करूंगी, वे महज कहानी नहीं है, मेरे जिंदगी के वाक्य को छू कर निकलती है। ये कहानी मुझे बेहद अपनी लगती है। शिक्षण संस्थानों में किस तरह के घोटाले होते हैं, पिछली कहानी में हमने जाना सुधा डियर में, लेकिन इसमें आपको एक कुत्सित रूप, एक विभत्स रूप देखने को मिलेगा कि किस तरह जो काबिल शिक्षक होते हैं, प्रधानाचार्यों की यदि बात ना माने तो उन्हें फंसाने की कोशिश की जाती है। मैंने पहले ही कहा कि ये वाकया हमारी जिंदगी को कहीं ना कहीं छूता है, इसलिए ये कहानी मुझे बेहद अपनी लगती है। कहानी लंबी है, इसका पाठन मैं काफी तेजी से करूंगी। कनेक्ट होने की जिम्मेदारी इस बार भी आपके ऊपर रहेगी। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं इस कहानी के साथ न्याय कर सकूं। आइए कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। कहानी का नाम है सीढ़ी। मैं हूं अजय, अनुसूचित जाति का, बीए बीएड, अपने गांव का एकमात्र स्नातक। एज बार होता जा रहा है, शादी का भी और नौकरी का भी। दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने के लिए भारतीय संविधान में दलितों के लिए आरक्षित पदों का प्रावधान किया गया है। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलता, इसीलिए सवर्ण उम्मीदवारों की नियुक्ति की जाती है और फिर उसी को स्थायी बना दिया जाता है। इस तरह के आरक्षित पदों पे सवर्ण लोगों को पढ़ाना, इस तरह का जो घोटाला होता है भर्तियों में, उसके बारे में हमने पिछली कहानी सुधा डियर में चर्चा करी थी और मैंने हिंदू कॉलेज के फिजिक्स डिपार्टमेंट का केस भी आपके सामने रखा था। हम लोग बड़ी तादाद में बेरोजगार होते जा रहे हैं। हमें संविधान के सब्ज बाग दिखाए जाते हैं और हम अभी तक भी वही सब्ज बाग देख रहे हैं, जबकि संविधान के पन्ने धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। मैं पढ़ा नहीं होता तो अच्छा होता, सवर्णों की सेवा चाकरी करता, उनके जुल्मों को सह लेता, लेकिन पढ़ाई से मेरा स्वाभिमान जागृत हो गया है। हमारे लिए अलग बस्ती, अलग पनघट, अलग शमशान क्यों बनाए गए? मंदिर की सीढ़ी के पास, पाठशाला में भी सीढ़ी के पास, होटल में भी सीढ़ी के पास और सवर्णों के घरों में भी सीढ़ी के पास ही हमारा स्थान है। हम इस सीढ़ी को लांघ नहीं सकते स्वाभिमान के कारण। मैं झुग्गी की तरह अंदर बाहर से जल रहा हूं, जलकर खाक हो रहा हूं। तो ये है वे उपमाएं, जिस तरह झुग्गियां जल जाया करती हैं, एक झुग्गी में आग लगे तो पूरी की पूरी दलित बस्तियां जल जाया करती हैं, उसी तरीके से हमारा नायक जल रहा है। और ये उपमा वे स्थापित करवाते हैं साहित्य में। मेरे मन की व्यवस्था, लेकिन व्यवस्था वे जैसी है वैसी ही है, फिर मुझसे गुलाम बना देने के लिए और सतर्क हो गई है। बिल्कुल, इन्हें दोबारा गुलाम बना देने के लिए सांस्कृतिक गुलामी, अब की बार पढ़ाई लिखाई के जरिए गुलामी बनाने की कवायद। जैसा कि मैंने कहा कि घुटना टेक संस्कृति है और पढ़े लिखे लोगों को यहां भी गाली दी गई है। सुनिएगा, हमारे देश के पास ही रामपुर नाम का एक गांव है। वहां शहर की सारी सुविधाएं आ पहुंची हैं।
अब वह एक छोटा सा शहर बन गया है। वहां एक हाई स्कूल है। हमारे गांव में हाई स्कूल ना होने के कारण गांव के बच्चे पढ़ने के लिए यहीं आ जाते हैं। सिफारिश कर मुझे यहाँ नौकरी मिल गई। 1 साल 1 तनख्वाह नहीं मिलेगी। मैंने कहा ठीक है, मैं इस संस्था में पहली पिछड़ी जाति का शिक्षक हूँ। बीएड बीए होने के बावजूद एमएससी सीएड के पद पर हाजिर हो गया हूँ, मतलब डीमेरिट हुआ हूँ। अन्य सारे शिक्षक रामपुर के ही हैं। उन्हें बहुत से संस्था चालक श्री जोशी के रिश्तेदार थे। उनका सुपुत्र प्रधानाचार्य था और बहू भी नौकरी कर रही थी। तो ये है वह हालत। पूरा का पूरा कोई एक व्यक्ति यदि किसी पद पर स्थापित हो जाता है तो उसकी पहली कोशिश रहती है कि अपने नियर एंड डियर को वहां पर किसी तरीके से जुगाड़ करके लगा दिया जाए। और यही है मेरिट का रोना रोने वालों का असली चेहरा। मेरी जाति का एक चपरासी था, उसका नाम था निवृत्ति। सब उसे निवन्या कहकर पुकारते थे। प्रधानाध्यापक लेकिन उसे निवृत्ति नाथ कहकर बुलाते थे। वह अनपढ़ था, हस्ताक्षर करना सिखाया गया था। वह मुझसे भी दबकर ही रहता था। हमारे हाई स्कूल की अपनी बिल्डिंग नहीं थी। गांव के बाहर राजा साहब का बंगला था, वहीं पर कक्षाएं लगती थीं। रमणीय था। राजा साहब का बंगला है तो रमणीय होना ही है। गांव के पास बड़ी नदी बहती है। पहाड़ के बगल में गांव बसा हुआ है। राजा शिकार के लिए आता था तब इस बंगले में मुकाम करता था, मतलब ठहरता था, पड़ाव डालता था। दिन भर शिकार खेलना, रात में मुकाम करना। पहले यहाँ हिरन और खरगोश की तादाद आदमियों से भी ज्यादा थी। मोर भी काफी थे। रामपुर में बस जाने लगी और वन्य जीव भागने लगे। अब कभी कभार कोई खरगोश दिखाई देता है। हिरन और मोर तो लापता ही हो गए हैं। बंगले के पूरब की तरफ घोड़ों का तबेला है, अब वह भी गिरने को है। उत्तर की तरफ राजा के लिए बना पाखाना है, उस पर बना कमरा भी गिरने को है। बंगले की पश्चिम दिशा में भटार खाना है। भटार खाना का मैं बेसिक नहीं जानती थी तो इसके लिए मुझे गूगल सर्च करना पड़ा और गूगल में जो इसका मतलब था वह गोदाम या रसोई घर लिखा हुआ था, इसका अनुवाद। तो ये कितना सही है ये मैं नहीं जानती, लेकिन यदि कोई महाराष्ट्र से हो और भटार खाने का सही और उचित अनुवाद बता सकें कमेंट बॉक्स में तो बेहतर रहेगा। यहाँ शिकार की रसोई बन जाती है। भटार खाने के पीछे कुआं है। मैं इस कुएं का पानी पीता हूँ। दक्षिण की ओर बंगले का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार से थोड़ी दूरी पर नदी में काफी पानी रहा करता था पहले, पर अकाल की वजह से अब वह सूख गई है। गांव के पूरब की ओर 101 झुग्गियां हैं। वे मेरी जाति के लोगों की बस्ती है। निवन्या यही रहता है। हट्टा कट्टा बदन, खुरदरा चेहरा। प्राध्यापक के साथ वे बॉडीगार्ड की तरह चलता था। दलितों की बस्ती में जाने का लोभ मैं कई बार संवरण नहीं कर पाता था, मतलब अपने आप को रोकना मुश्किल हो जाया करता था। चाहता था कि अपने लोगों से बातचीत करें, उनसे जान पहचान बनाएं, लेकिन अपनी जाति का पता सबको चल जाएगा यह सोचकर टाल जाता था। इस बस्ती से 2 लड़के पढ़ने के लिए आते थे। हर इतवार को प्रधानाध्यापक स्कूल आया करते थे। निवन्या भी साथ में ही होता था। प्रधानाध्यापक देर तक काम किया करते थे। निवन्या बाहर बैठा करता था। मैं प्रधानाध्यापक की अनुमति से भटार खाने में ही रहता था। मेरा किराया बच जाता था। प्रधानाचार्य के लिए भी संतोष की बात थी कि स्कूल के लिए रात का एक पहरेदार मिल रहा है। मैंने निवया को छेड़ते हुए कहा, तुम क्यों नहीं रह लेते यहाँ? वह चौंक गया। वह बोला, पहले मैं रहता था पर अब नहीं, मुझे डर लगता है, लड़की भटकती रहती है। रात में निवन्या के बात सुनकर मैं सिटपिटा गया। जया नाम की लड़की थी, 10वीं कक्षा में। उसने इस कुएं में जान दे दी थी। रात में उसका भूत भटकता रहता है। आज तक तुम्हें नहीं मिला? मैं इतने दिनों से यहाँ रहता हूँ, मुझे कुछ भी नजर नहीं आया। वहम होगा। निवन्या ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप बैठा रहा। शायद मुझे डराने का खेल होगा। रात को मैं शांतिपूर्वक सो गया। सुबह उठकर कुएं के पास चला गया, कपड़े उतार दिए, कुएं में कूद पड़ा। जया भी ऐसे ही कूदी होगी। इस गहरे नीले पानी में वे तड़प कर मर गई होगी। मैं तुरंत कुएं की सीढ़ियों पर आकर खड़ा हो गया। पानी उबल पड़ा था, लहरें उछल रही थी, मेरे बदन से बूंदें निथर रही थी। मेरे मन को भय छू गया। मैंने भय को झटक दिया और सिर नीचा कर पानी में गोता लगाया। तैर रहा था, लेकिन मन का डर दूर नहीं हुआ था। जया का भूत मेरे पैरों को खींच लेगा, मेरे गले को पकड़ लेगा। इस डर से मैं पानी की ओर देखकर चौंक गया। कुएं से डर लगने लगा। मैं कुएं से बाहर निकल गया। दूसरे दिन कुएं की सीढ़ियों पर बैठकर ही नहाया। तैरना संभव नहीं हुआ। कुएं
से पानी लेते हुए भी डर लगने लगा। लोटे को पानी में डुबाते ही तन सिहर उठा। डरता था कि भूत हाथ को पकड़कर तल की ओर ही ना ले जाए। मैंने कक्षा के एक लड़के से एकांत में पूछ लिया, क्या इस कुएं में किसी लड़की ने खुदकुशी की थी? उसने डरते डरते हाँ कहा। सर, आपको वह दिखाई दी? उसने पलटकर पूछा। उसके चेहरे पर आतंक था। मैंने मजाक से कह दिया, हाँ। घंटे भर के भीतर मेरा जवाब सभी लड़कों तक पहुंच गया। सर यहीं तो रहते हैं, रात में जरूर भूत उनसे मिला होगा। सर झूठ थोड़े ही बोलेंगे, अब उन्हें जगह बदलनी पड़ेगी। लड़कों की चर्चा प्रधानाध्यापक के कानों तक पहुंच गई। उन्होंने मुझे बुला लिया। उनका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। मैं जब प्रधानाध्यापक के कैबिन में जा रहा था तब निवन्या खामोश मेरी तरफ देख रहा था। क्या आपने भूत को देखा है? नहीं तो फिर लड़कों से ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैंने एक लड़के से मजाक में कह दिया था। तुमको कुछ अक्ल भी है? तुम्हारे मजाक से हमारा स्कूल बंद हो सकता है। अब लड़कों के सामने सच्चाई कह दो और माफी मांगो, वरना ये चर्चा गांव भर में फैल जाएगी। ठीक है, मैंने छात्रों के सामने माफी मांग ली। स्वीकार किया कि मैं झूठ बोल रहा था, लेकिन छात्रों ने मेरी बात का भरोसा नहीं किया। उन्हें लगा कि प्रधानाध्यापक के दबाव में आकर मैं बोल रहा हूं। रात की नींद खराब हो गई। लड़कों के सामने माफी मांगना मेरी बेइज्जती थी। हर रोज 10 बजे गाढ़ी नींद सो जाता था। अब 12 बजे तक भी नींद नहीं आती। 1 बजता है, 2 बजते हैं, नींद का नामो निशान नहीं। मैं परेशान हो जाता हूँ। भटार खाने से बाहर आ जाता हूँ। चारों ओर सन्नाटा है, हवा नहीं चल रही, पेड़ों के पत्ते निश्चल हैं। लगता था ये पेड़ नहीं है, उनकी तस्वीर है। मतलब जिसे हम कहते हैं ना, मौसम का एकदम गुम हो जाना, हवा ना चलना बिल्कुल भी। झींगुरों की आवाज सुनाई देती है। आकाश में चांदनी है। रात महापूर की तरह ढल रही है। मैं आसपास देखता हूँ। जया का भूत आ जाएगा। जया बहुत सुंदर थी, चित्रकला के शिक्षक से प्यार करती थी। उसकी चिट्ठी मिल गई। संस्था के शिक्षक से जबरदस्ती त्याग पत्र ले लिया। फिर कुछ दिनों बाद कुएं में जया की लाश मिल गई। अब वह कुएं से निकलकर बाहर आ जाए, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं कुएं में उतर गया। हे तू आजा, कहते हुए चिल्लाया। आवाज की प्रतिध्वनि आ गई, पर वह नहीं आई। मैंने अंजुली में पानी ले लिया, होठों के पास ले गया। पानी में वह दिखाई दी। मैंने उसके होठों को पी लिया। उसकी जीभ, उसका चेहरा, उसकी आंखें, सबको मैं पानी के साथ पी गया। वह मेरे तन में धड़कने लगी, तन में उमंगें उठने लगी। उसकी निरावृत देह कल्पना में साकार होने लगी। बार बार हमारी कहानियों के नायक जो है वे नारी देह के सपने लेते हैं। मैंने कपड़े उतार दिए, पूर्ण रूप से नग्न हो गया। चांदनी की रोशनी में मैंने अपनी देह को निरखा। मैं कुएं में कूद पड़ा। कुआं दहल उठा। पानी में बड़ा विस्फोट हो गया। ऊपर यदि आप कुएं में छलांग लगाएं काफी ऊंचाई से, तो पानी एकदम छपाक से करके सब तरफ उछलता है। ऐसा लगता है जैसे पानी का विस्फोट है ये। लहरें उछल पड़ी। मैं पानी में बहुत गहरा चला गया। अब वह मुझे गले लगाएगी। मैं धीरे धीरे ऊपर आ गया। पानी खौल रहा है। मैं बेतहाशा तैरने लगा। पानी मेरे बदन को सहलाने लगा। मैंने आक्रोश किया, मुझे स्त्री का स्पर्श चाहिए। फिर से प्रतिध्वनियां गूंज उठी। तैरने से मैं थक गया और कुएं के बाहर आ गया। तभी गांव के मंदिर का घंटानाद सुनाई दिया। प्रातः आरती का घंटानाद था। मैं भटार खाने चला गया और चुपचाप सो गया। मतलब हीरो के दिमाग से स्त्री की देह का फतूर उतर गया और वह चुपचाप जाके सो गया। सुबह उठा नहीं। शनिवार के कारण स्कूल प्रातः में ही लगता था। मैं उठा तो दरवाजे में प्रधानाध्यापक और निवन्या खड़े थे। उन्होंने ही मुझे जगा दिया। प्रधानाध्यापक अंदर चले आए। मेरे पास बैठकर निवन्या खड़ा रहा। मेरी आंखें लाल हो गई थी, बदन में ज्वर चढ़ा था। प्रधानाध्यापक ने पूछा, क्या हो रहा है? मैंने शांति से कह दिया, मैं सारी रात कुएं के पास बैठकर जागता रहा। भूत वूत कोई नहीं है, अफवाह है। वे खौल उठे। अरे भाई, तुम इस तरह सोते रहे, इसीलिए लड़के घबरा गए हैं। अब सोच रहे हैं कि तुम्हें भूत बाधा हो गई है। हर कोई मेरी तरफ डरी हुई निगाह से देख रहा था। मेहरबानी करो और कक्षा में जाओ। मैं तैयार होकर कक्षा लेने चला गया। सबकी नजरें यही कह रही थी कि अब सर जी के दिन लद गए। धीरे धीरे मैं विचलित होता गया। मुझे भी डर लगने लगा। भटार खाना छोड़कर गांव में रहने के लिए जाना चाहिए। मैंने कक्षा के एक लड़के से बात की। मुझे किराए का मकान चाहिए, लेकिन किसी ने भी हाँ नहीं कहा। दरअसल ये मेरी ही बेवकूफी थी। मेरे जैसे दलित शिक्षक को कौन किराए का मकान देगा?
तो किराए के मकान भी नहीं मिलते। इस बात का जिक्र जूठन में भी है और इस बात का जिक्र यहाँ दलित ब्राह्मण पुस्तक में भी है। मुझे गांव में घर नहीं मिला। ये खबर गर्म हो गई कि मैं भूत से डरकर गांव से घर ढूंढ रहा हूं। मैंने अपनी कठिनाई के बारे में प्रधानाध्यापक से बात की। उन्होंने कहा, तुम अपनी बस्ती में रहो, इसमें शर्म की क्या बात है? सबको पता है कि तुम्हारी जाति क्या है। तुम्हारे दलित बस्ती में रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि तुम्हारी जात के लोगों को खुशी होगी। तो जहां हीरो सोच रहा था पहले कि बस्ती में जाऊं ना जाऊं, अपने आप को बहुत रोकता है कि कई लोगों को मेरी जाति का पता ना चल जाए, वहां प्रधानाध्यापक जी ने खुलासा किया। हीरो स्वयं भी जानता है कि उसको घर इसलिए नहीं मिला कि वे जिस जाति से आता है उस जाति के लोग कोई इन्हें घर में रखना नहीं चाहता। फिर भी वे फजूल की कोशिश करता है कि मैं अपने लोगों से थोड़ा सा कट के रहूं। मैंने निवन्या से पूछताछ की, कक्षा के दलित छात्रों से पूछ लिया। जवाब मिला कि बस्ती में एक भी घर नहीं है। एक दिन मैं स्वयं ही बस्ती पर चला गया। ग्राम पंचायत के सदस्य के झोपड़े के सामने खड़ा हो गया। उसका कुत्ता मुझ पर भौंकने लगा। मैं असमंजस में पड़ गया। झोपड़े में से एक बुढ़िया बाहर आ गई। उसने कुत्ते को रोक लिया। मैंने अपनी पहचान बता दी और कठिनाई के बारे में भी कह दिया। उसने मुझे पानी दे दिया। थोड़ी ही देर बाद वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। अपनी जाति के मास्टर को देखने हर कोई आ रहा था। मुझे चाय भी मिल गई। जैसा कि पहले ही जिक्र था कि अपने गांव से ये इकलौते पढ़े लिखे थे और शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए थे, तो लोगों में एक जिसे कहते हैं ना क्रेज, कि देखी तो सही हमारे लोगों में से भी कोई पढ़कर आगे आ सकता है, कोई इस बैरियर को भी तोड़ने की हिम्मत कर सकता है। बुढ़िया ने सबको बताया कि मास्टर को रहने के लिए घर चाहिए। भीड़ में से एक आदमी आगे बढ़ा, सबका ध्यान अपनी तरफ लेकर बोला। उसने कहा, हमारी दीवार को पीठ बनाकर 4 टीन डाल दो और रहने लगो। मुझे उसकी बात पसंद आ गई। 15 दिन के भीतर मेरा घर बन गया। बस्ती से सबसे पहले निवृत्ति बाहर जाता था, उसके बाद 2 लड़के और उसके बाद मैंने दलित बस्ती में रहने जाने को लेकर गांव में चर्चा हो गई। किसी ने कहा, मास्टर ने भूत से डरकर बंगला छोड़ दिया। दूसरे ने कहा, मास्टर हरिजन है, इसलिए गांव में किसी ने उसे जगह नहीं दी। वह अपनी बस्ती में रहने के लिए चला गया। छात्रों में भी भूत और मेरी जात को लेकर बातें होती रहती। तो जिसे कहते हैं ना जंगल की आग की तरह बात का फैल जाना, वही सब चीजें गांव में होती है। किसी एक को बोल दीजिए तो सारे गांव में वो बात फैल जाती है। इतवार के रिवाज के मुताबिक निवन्या स्कूल चला गया। वहां प्रधानाध्यापक भी आ जाएंगे। मैंने सोचा कि हम भी जाएंगे। मैं बीए बीएड था, फिर भी डीएड की वेतन श्रेणी में काम कर रहा था। एक तो कहाँ ये लोग कहते हैं कि आरक्षित पदों पर काबिल लोग नहीं मिलते हैं तो नियुक्ति नहीं हो पाती है, और फिर अपने लोगों को पढ़ाते पढ़ाते उन्हीं को नियुक्त कर देते हैं अंत में जाके कि मिल नहीं रहा। और यहाँ पर हीरो काबिल है, मिल गया है, उसके बावजूद भी इसको कम सैलरी पे रखकर डी ग्रेड पोस्ट पर इसको पढ़ाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। प्रधानाध्यापक से बात करने की फुर्सत नहीं मिलती थी। आज समय है इसलिए चल पड़ा। बीएड की वेतन श्रेणी मिलने के लिए एक आवेदन पत्र भी लिखा। उसमें यह भी बता दिया कि मैं अनुसूचित जाति का हूँ। स्कूल पहुंच गया। प्रधानाध्यापक ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया। मैंने अपनी समस्या को तफसील से बता दिया। उन्होंने शांतिपूर्वक मेरी बातें सुन ली, जैसे कि उन्हें पहले ही पता था कि मैं क्या कहने जा रहा हूं। आवेदन स्वीकार किया। पहली बात है, अब तुम जा सकते हो। अच्छी बात है। मेरी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ था, इसलिए मैंने चिढ़कर पूछा, मेरी वेतन श्रेणी का क्या? नौकरी करनी है तो करो, नहीं तो चले जाओ। प्रधानाध्यापक का अंतिम और बेशर्म जवाब सुनकर मैं बाहर निकल आया। सोचा कि बेकार ही प्रधानाध्यापक से मिले। दूसरी तरफ बड़ा गुस्सा भी आया। हमारे स्कूल के सारे आरक्षित पद भरे नहीं गए थे। आरक्षितों में से मैं अकेला ही हूं। मेरी मांग वाजिब है, फिर भी प्रधानाध्यापक ने मुझे निकाल दिया। मैं झुंझला गया। बीएड की वेतन श्रेणी मांगने के बाद मेरे खिलाफ शिकायतें बढ़ने लगी। मुझे मानसिक यंत्रणाएं दी जाने लगी। वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई थी। मैं कक्षा पर सुपरवाइजर था। लड़के प्रश्न पत्रिका को सामने रखकर उत्तर लिख रहे थे। मतलब साफ साफ तौर पर चीटिंग कर रहे थे सामने अपने पेपर्स खोल के। दूसरे बेंच पर बैठी रूपाली नाम की छात्रा नकल मार रही थी। मैंने उसकी नकल पकड़ ली। उसकी उत्तर पुस्तिका और नकल के कागज निकाल लिए। उसे परीक्षा हॉल के बाहर जाने के लिए कह दिया। इस घटना को वरिष्ठों के सामने बता दिया।
कुछ देर बाद रूपाली अपने अभिभावक को लेकर आ गई। उसने मेरे खिलाफ झूठी शिकायत दर्ज की। लिखा कि मैंने उत्तर पुस्तिका खींचते समय उसके सीने को मसल दिया था। मैं हैरान रह गया। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं किया था। उसकी शिकायत सरासर झूठी थी। किसी ने मेरे खिलाफ भड़का दिया था। उसकी कॉपी पकड़ने पर मुझे पछतावा होने लगा। मैं प्रधानाध्यापक से मिला। उन्होंने छात्रा का पक्ष लिया। मैं हस्तबल रह गया। हमेशा ही प्रशासन जो है दलित शिक्षकों के खिलाफ फैसले सुनाता है। और एक तो अभी लेटेस्ट में ही था कि लक्ष्मीबाई कॉलेज की जो टीचर हैं जिनका नाम नीलम है, उन्होंने मिनट्स मांगे मीटिंग के दस्तखत करने से पहले किसी भी पेपर के ऊपर। तो उनकी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थी रंजीत कौर, उन्होंने उनको सबके सामने चपत लगा दी। और जब उन्होंने प्रशासन अधिकारियों के पास जाकर शिकायत लिखवाने की करने की कोशिश की तो उनका रुख जो था बड़ा ठंडा था, या उनकी बात सुनी ही नहीं गई। तो ये सिर्फ इस कहानी में नहीं हो रहा है, ये कहानी बहुत पहले लिखी गई है। आज भी बदस्तूर यही रिवाज, यही सिस्टम, यही व्यवस्था कायम है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरी एक छात्रा मेरे खिलाफ इस तरह की शिकायत करेगी। इसके अब क्या परिणाम होंगे? गांव के लोगों को पता लग जाएगा, तब क्या होगा? मेरे छात्र क्या सोचेंगे? मुझे लगा कि खुदकुशी करनी चाहिए। संस्था ने मेरी वेतन वृद्धि रोक ली। मुझे दुख इस बात का नहीं था, लेकिन जिस बुरे तरीके से मुझे बदनाम किया जा रहा था उससे बड़ी बेइज्जती हो गई थी। मैंने शिक्षा निदेशक से शिकायत की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। निर्णय संस्था के पक्ष में हुआ। दंतहीन जहरीले सांप जैसी मेरी अवस्था हो गई थी। इस वर्ष बोर्ड की 10वीं परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाएं जांचने के लिए मेरे पास आ गई थी। मैंने बोर्ड से आया रजिस्टर पार्सल स्वीकार किया। संयोग से उत्तर पुस्तिकाएं हमारे ही स्कूल की थी। प्रधानाध्यापक ने मुझे घर बुला लिया। उन्होंने अपनी भतीजी का नंबर मुझे देकर उसे पास करने के लिए कहा। मैंने इनकार कर दिया। प्रधानाध्यापक मुझसे खफा हो गए। मेरी बात को नहीं मानना है तो त्याग पत्र दे दो, वरना मैं ही तुम्हें निकाल दूंगा। तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है। धमकी दे रहे हैं पास बुलाकर। एक तो घुटने टेकने की बात कर रहे हैं, अपने मन मुताबिक चला रहे हैं, उसके बाद धमका भी रहे हैं। तो जो लोग मेरिट का राग अलापते हैं वे ये सुन लें कि उनकी मेरिट किस तरह डिसाइड होती है। मैं अपनी भूमिका पर दृढ़ रहा। मेरी भतीजी इस साल नहीं तो अगले साल पास हो जाएगी। हर साल उसके पेपर तुम्हारे पास थोड़े ही आएंगे। मेरी बात मानो, तुम्हें बीएड वाली वेतन श्रेणी देने के बारे में विचार हो रहा है। इसके आगे तुम्हारी मर्जी। मैं बिना कुछ कहे चला गया। दूसरे दिन स्वयं प्रधानाध्यापक मेरे घर चले आए, बैठ गए। हमारी बस्ती में आने का शायद ये पहला ही अवसर होगा उनके लिए। ऐसे लोग दलित बस्तियों में नहीं जाते, क्योंकि ये लोग सवर्ण हैं और अपने आप को जाति में सबसे श्रेष्ठ समझते हैं। मेरे घर का पानी पी लिया, चाय भी ले ली। हाथ जोड़ते हुए उन्होंने कहा, देखिए लड़की का पास हो जाना जरूरी है, नहीं तो उसकी शादी नहीं होगी। मैंने शांति से सोच लिया, उन्हें वचन दे दिया, मैं अवश्य मदद करूंगा। अब यहाँ पर हीरो को भी अपनी बिगड़ी बात बनती लग रही है। प्रधानाध्यापक मेरे घर आए। इस बात से बस्ती वाले चकित थे। छोटे बच्चे उन्हें चोरी चोरी देख रहे थे। मैं प्रधानाध्यापक को बाहर तक छोड़ आया। 2 दिन बाद मेरे घर पुलिस का सिपाही आ गया। पुलिस को देखकर बच्चे भाग गए, औरतों ने दरवाजा बंद कर दिया। मैं भी घबरा गया। साहब की श्रीमती ने तुम्हें बुलाया है, पुलिस वाले ने मोटी आवाज में कहा। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। मैंने कपड़े पहन लिए, घर के बाहर आ गया। दरवाजे को ताला लगाकर सिपाही के साथ चल पड़ा। साहब की श्रीमती का मुझसे क्या काम हो सकता है, कुछ समझ नहीं आ रहा था। सिपाही मुझे पुलिस इंस्पेक्टर के घर ले गया। मैं भीतर चला गया। साहब की गोरी गोरी बीवी सामने खड़ी थी। उसने मुझे बैठने के लिए कहा। सिपाही चला गया। मैं मन में घबरा गया। इस मेम साहब ने रूपाली की तरह शिकायत की तो? मुझे लगा कि भाग जाएं। मेम साहब ने मुझे एक नंबर बता दिया, हुक्म दे दिया कि इसे पास करो। मैंने इनकार किया, तब वे खोल उठी। इनको बताकर हथकड़ियां डलवा दूंगी। प्रधानाध्यापक की भतीजी को कैसे पास कर दिया? मेरा चेहरा उतर गया। मैंने नंबर लिख लिया। अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए, मेम साहब ने फिर से डांट कर कहा। मैंने जी कहा और विदा लेकर चला गया। धीरे धीरे बात लड़कों में भी फैल गई। सब मुझे धमकाने लगे, ब्लैकमेल करने लगे।
मुझे सबको पास करना पड़ा, यही एक रास्ता था। मैं पूरी तरह से फंस गया था। मैं बेहद परेशान हो गया। सभी लड़कों ने जो चाहा था उन्हें मिल गया। लगा कि अब तो छुटकारा मिलेगा, लेकिन दूसरे ही दिन अखबार के पहले पन्ने पर समाचार छप गया। सब डर गए। मैंने मार्गदर्शन के लिए प्रधानाध्यापक का दरवाजा खटखटाया। उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। मैं हताश होकर लौट आया। 10वीं बोर्ड ने मुझसे दंड वसूल किया। मैंने अपने गांव का खेत बेच दिया और दंड की रकम भर दी। तो इस तरह व्यवस्था आपको हर तरफ से फंसाती है। एक तो मनमाना काम करवा लिया, ऊपर से दंड भुगतने के लिए अकेला छोड़ दिया। क्योंकि ये सब बातें कोई खुलकर तो करता नहीं है, लोगों के सामने मंच के ऊपर बैठकर तो की नहीं जाती हैं। चोरी छुपे आपको पास कराने के लिए, आपको धमकाने के लिए आया जाता है। इस चीज का कोई प्रमाण प्रस्तुत करना बड़ा मुश्किल होता है। हाँ जी, 10वीं बोर्ड ने मुझे आज इतवार निमन्या स्कूल चला गया था। मैंने घर से छुरा उठाया, इस तरह से छिपा लिया कि कोई देख ना पाए। स्कूल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बस्ती की बुढ़िया मिल गई। बेटे, जो हुआ क्या वे सच है? मैंने हाँ कह दिया। उसकी आंखों में पानी आ गया, उसकी आवाज गदगद हो गई। तुझे उन लोगों ने जाल में फांस लिया, उनका सत्यानाश हो जाए। बुढ़िया लाठी टेकते टेकते चली गई। मैं दूर जाती हुई उसकी आकृति की ओर देखता रहा, फिर झट से स्कूल की तरफ चल पड़ा। निमन्या पेड़ पौधों को पानी दे रहा था। मुझे देखकर वे चकित रह गया। सर आए हैं? हाँ, आ गए हैं। मुझे उनसे मिलना है। उन्होंने मिलने से मना किया है। पहले से ही बता देता हूँ। निमन्या, मुझे सर से मिलने दो। सिर्फ एक बार 2 मिनट बात करनी है। कोई फायदा नहीं होगा, तुम लौट जाओ। निमन्या, हाथ जोड़ता हूँ, मुझे मिलने दो। मुझे पर अन्याय हुआ है। मैंने कहा ना, सर से मिलकर कुछ नहीं होगा। वे बहुत जरूरी काम में उलझे हैं, तुमसे नहीं मिलेंगे। निमन्या, तुम्हारे बड़े एहसान होंगे। सर, तुम्हें अपनी जात वाला समझ के बोलता हूँ। वे उल्टे कलेजे का आदमी है। तुम चले जाओ, कोई फायदा नहीं होगा। फिर भी एक बार मिलने दो। सर, वो अंदर रूपाली को लेकर बैठे हैं। अब उसको ऐसे नहीं छोड़ेंगे। तो ये होते हैं वो इतवार के जरूरी काम जो प्रिंसिपल सर को करने होते हैं स्कूल में आकर। जया को भी इन्होंने ऐसे ही बुला लिया था। लड़की पर बलात्कार किया और उसे कुएं में डाल दिया। जया का घर इज्जत से डरने वाला था। यहीं पर पंचनामा हो गया, यहीं पर क्रियाक्रम हो गया। अंदर रूपाली है, वह चालू लड़की है। दोनों के रंग में रंगे होंगे। तुम क्यों बीच में रुकावट डालते हो? निवन्या, या तो मैं अंदर जाऊंगा या पुलिस थाने। तुम जाओ अंदर, पर एक बात मत बताना कि मैंने जाने दिया। मैं कुएं की तरफ जाता हूं पानी लाने के लिए। बिना कुछ कहे मैं आवेश में ऊपर चला गया। सर कुर्सी पर बैठे हुए थे। रूपाली पास में ही खड़ी थी। मुझे देखकर वे कुर्सी पर बैठ गई। सर मेरी ओर देख रहे थे। क्या बाहर निवन्या नहीं है? नहीं, वह पानी लाने कुएं की तरफ चला गया है। क्या काम है? मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेकिन मुझे नहीं करनी, बाहर निकल जाओ। सर, आपने मुझे इसमें उलझा दिया है। तुम बालिग हो, लेकिन आपने ही तो अपनी भतीजी को पास करने के लिए मुझसे कहा था। मैं किसी का खून करने के लिए कहूंगा तो क्या कर दोगे? हाँ, मैं करूंगा। प्रधानाध्यापक ने मुझे बेअक्ल कहा। अब यहां से जो वाक्यांश हैं वे थोड़े अटपटे हैं, जिनको पढ़ने में अमूमन कोई भी संकोच करेगा इस तरह लोगों के सामने खड़े होकर। और फिर स्त्री होने के नाते मेरा ये संकोच दुगना हो जाता है। लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है जिसे सबके सामने आना चाहिए कि असल में हकीकत में होता क्या है। इसके लिए ध्यान से सुनिए। प्रधानाध्यापक ने मुझे बेअक्ल कहा। मैंने कैबिन का दरवाजा बंद कर दिया। हाथ में छुरा लेकर ऊपर उठाया। सर की घिघी बंध गई। रूपाली की आंखों में पानी भर आया। बदहवास होकर मैंने सर पर सप सप छुरा चला दिया। सर की चीख और रूपाली का विलाप का मिलन हो रहा था। सर का बदन छटपटा रहा था। मेरा बदन खून से लथपथ हो गया। खून की 2-4 बूंदें महात्मा गांधी की तस्वीर पर भी पड़ गई थी।
मैंने रूपाली को डांटा तो वह चुप हो गई। उसकी सूरत दीन हो गई थी। मैं तुम्हारा सीना मलना चाहता हूँ। उसने तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। मैंने उसे पूरे कपड़े उतार देने के लिए कहा। एक पल में वह नंगी हो गई। उसका बदन ठंडा पड़ चुका था, नजर पथरा गई थी। उसकी रानों पर दांतों के निशान दिखाई दिए। मैं चीख पड़ा, तू इस हरामी के साथ सोई है। माफ कीजिएगा, ये शब्द इसी तरह लिखे हुए हैं और मैं यथासंभव कोशिश कर रही हूं कि इनमें अश्लीलता ना दिखाई दे। भय से विकल होकर उसने इशारे से ही हामी भर दी। छुरे पर खून जमा हो गया था। मैं बदहवास हो गया। वह रोने लगी। मैंने उसका झूंटा पकड़ लिया और उसके नंगे बदन पर मेरा छुरा छमाछम नाचने लगा। बाहर निवन्या दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। मैंने कैबिन का दरवाजा खोल दिया। मेरे कपड़े खून से भीगे थे। निवन्या का चेहरा बदल गया। यह क्या कर दिया सर? निवन्या की आवाज डर के मारे कांप रही थी। तुम जाकर पुलिस को फोन कर दो, मैं कुएं में जाकर नहा लेता हूं। मैं छुरे समय कुएं में कूद पड़ा। आराम से तैरने लगा। कुएं का पानी बड़ा जीवंत लग रहा था। तो व्यवस्था से परेशान होकर अपनी समस्या का कोई हल निकलता हुआ ना पाकर हीरो ने ठंडे दिमाग से ये योजना बनाई। क्योंकि जिस तरह उसके बाद ना तो वह बदहवास नजर आता है हमारा नायक, बहुत उसका साधारण सा व्यवहार रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद पुकारें सुनाई दी। बड़ी तादाद में गांव वाले कुएं की तरफ आ रहे थे। कुएं के पास निवन्या खड़ा था और लोगों को मुझे दिखा रहा था। लोग मुझसे कह रहे थे ऊपर आ जाओ। गालियों की बौछार हो रही थी, लेकिन कुएं में उतरने का साहस किसी में नहीं था। पहले भी लोग ये समझने लगे थे कि रूपा का भूत शायद इनके अंदर घुस गया है। निवन्या के पास हमारी बस्ती की बुढ़िया लाठी के सहारे खड़ी थी। पुलिस कह रही थी बाहर आ जाओ। बूढ़ी चिल्ला रही थी बाहर मत आना, ये लोग तुझे मार डालेंगे। बुढ़िया को पुलिस ने वहां से हटा दिया। बुढ़िया गालियों बकती हुई चली गई। शायद ये बुढ़िया असली बात जानती होगी, लेकिन क्योंकि ये बुढ़िया है और इधर उधर दर बदर भटकती रहती है तो कोई इसकी बात को संज्ञान में नहीं लेता होगा। पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भीड़ पर काबू करना मुश्किल हो रहा था। पथराव जारी था। ऊपर से पत्थर आते ही मैं पानी में डूब जाता था। कुएं ने मानो मुझे अपनी छत्र छाया में ले लिया था। ऐसा हमारे नायक को लगा जैसे उसने रूपाली का भी बदला ले लिया और रूपाली जो है एक तरीके से धन्यवाद कर रही है उन्हें और अपनी छत्र छाया में उन्हें बचा रही है। ऐसा भाव अंत में आता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मैंने कहा था कि ये कहानी मुझे छूती हुई निकलती है। हिंदू कॉलेज की प्रिंसिपल साहिबा ने 2 बार महिला उत्पीड़न का झूठा केस रतन जी पर दागा, लेकिन कुछ साबित ना कर सकी। और एक व्यक्ति को कितना लड़ना पड़ता है। यदि आपको लगता है कि अच्छी सैलरी लेना और अच्छे घर में रहने के बाद लड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है या यहाँ से खड़े होकर बोलना बहुत आसान है, तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, आपको आमंत्रित करती हूँ कि आइए हमारी जगह पर रहकर देखिए कितना मुश्किल होता है व्यवस्था के साथ लड़ना। व्यक्ति अकेला नहीं लड़ता, पूरा परिवार उसका डिस्टर्ब होता है इस दौरान। बेशक आप निष्कलंक बेदाग निकल आए उस समस्या से, लेकिन उस दौरान परिवार जो झेलता है उसका अंदाजा है क्या हमारे लोगों को। इसीलिए कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचा करिए। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ अगले वीडियो में आपके सामने मैं फिर हाजिर होंगी एक नया मुद्दा, नई समस्या के साथ। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।